हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है महासागरीय तरंग और धाराएं। ये अध्याय 12 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले सागरीय तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, महासागरीय जल जो है वो सदैव गतिशील रहता है। महासागर की जो जल हैं इनमें हमेशा गति देखने को मिलता है। यह गतिशील जल अपनी मात्रा, प्रवाह की दिशा और अन्य कारकों के प्रभाव के आधार पर विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महासागरीय जल की गतियों को मुख्यतः तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। इसके तीन प्रकार हैं, ठीक है। पहला है तरंग, वेव्स, दूसरा है धाराएं, तीसरा है ज्वार भाटा। तो सबसे पहले तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तरंगे महासागरों के सबसे स्पष्ट लक्षण है, एक्टिविटी है। तरंगे वास्तव में क्या होती हैं? गतिज ऊर्जा। तरंगे वास्तव में गतिज ऊर्जा है जो कि महासागरीय सतह के ऊपर गति करती है। तरंग महासागरीय जो सतह होता है, सरफेस होता है, इसके ऊपर यह गति करती है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। ये जल में दोलन गति का प्रतीक है। इनसे समुद्री सतह में निरंतर उत्थान और पतन होते रहता है। समुद्री सतह में क्या होता है? उत्थान और पतन होते रहता है इन तरंगों के कारण। समुद्री धरातल पर स्कटक सदृश गतिशील वक्र के दो भाग होते हैं। तो पहला जो भाग है, देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये वाला, इसको बोलते हैं ऊपरी भाग को। तरंग के जो ऊपरी भाग होते हैं इसको बोलते हैं श्रृंग, और तरंग के जो निचले भाग होते हैं इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है, याद रखिएगा। और तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो दो पास वाली तरंग श्रृंगों के बीच के क्षैतिज दूरी को, दो पास वाली जो आपका मतलब कि श्रृंग है, श्रृंग जो है दो पास वाली, इनके बीच की क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, याद रखिएगा। तो प्रत्येक तरंग में तरंग दैर्ध्य, गति, ऊंचाई और आवर्त काल होता है। किसी भी निश्चित स्थान पर दो लगातार तरंगों के गुजरने के बीच के अवधि को तरंग का आवर्त काल यानी वेव पीरियड कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, सागरीय तरंगों, जो सागरीय तरंग है, इनकी उत्पत्ति सामान्य रूप से सागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण मानी जाती है। तरंगों की ऊंचाई पर पवन वेग, उसके प्रवाहित होने की अवधि और सागर के जलीय धरातल के विस्तार का प्रभाव रहता है। तरंग श्रृंग और तरंग गर्त के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहते हैं, वेव हाइट कहते हैं। तरंग की ऊंचाई का आधा भाग तरंग आयाम कहलाता है। सागरीय जल की गहराई अधिक होने पर ऊंची तरंगों का निर्माण होता है, जिनका वेग अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक देखा जाता है। जब तरंगों की श्रृंखलाएं तटवर्ती भागों में पहुंचती है तो उसे उथले जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, और यह तरंगे क्या होती हैं? क्रमशः दीर्घवृत्तीय होती जाती हैं, क्योंकि उनकी गति में या प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। उथले तट के पास उसके श्रृंग की ऊंचाई अचानक बढ़ती है और उनका जो अग्र ढाल होता है वो तीव्र हो जाता है। एक क्रांतिक बिंदु पर आकर तरंग रूप खंडित होकर जो है विक्षुब्ध जल समूह में बदल जाता है, जिसे सर्प, ब्रेकर या श्वास कहते हैं। तट से दूरी पर, तट के दूरी होने पर या तट से जिस दूरी पर तरंगों के श्रृंग टूटते हैं तथा सर्फ के रूप में बदलते हैं, उस दूरी को या उस दूरी से यदि तट के समानांतर रेखाएं खींची जाए तो उसे प्रतोड़न रेखा कहते हैं, प्लंग लाइन कहते हैं। विक्षुब्ध जल का तट की ओर संचालित होने वाला भाग जल जो है उद्धावन यानी अपवास, और समुद्र की ओर वापस लौटने वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं बैकवास। तो याद रखिएगा, जल का तट की ओर अगर संचालित हो रहा है, मान लीजिए ये आपका तट है और इधर से जल जो है प्रवाहित हो रहा है, तो जो अग्र भाग होता है इसको बोलते हैं अपवास, और यही जब जल पीछे की तरफ लौटने लगता है तो इसके इस सिरा को बोलते हैं क्या? बैकवास, याद रखिएगा। सर्फ के द्वारा ही तटीय भाग में काट छाट होती है, ठीक है, तटों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। सर्फ के निर्माण के पश्चात जब विक्षुब्ध जल तटवर्ती भाग के समानांतर प्रवाहित होते हैं तो उसे वेलांचली धारा कहते हैं।
सागरीय भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण भी समुद्री तरंगें उत्पन्न होती हैं। सागरीय भूकंपीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली सुनामी तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा, ओशियन करंट कहते हैं। विभिन्न धाराओं पर महासागरीय जल धाराओं का वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है। महासागरीय जल धाराओं की जो उत्पत्ति है, इसके बारे में अगर बात करें तो धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना गया है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के जो कारण है, पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। दूसरा है प्रचलित पवने। इसके बाद वायुदाब, वाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर, तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। यह है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण को याद रखिएगा। सबसे पहले पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर या अपने एक्सिस पर ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। महासागरों का जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता है और ये पीछे छूट जाता है। इससे जल में विपरीत गति उत्पन्न होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो धाराएं हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। भूमध्य रेखीय धारा इसी कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव जो है वो सागरीय धाराओं के दिशा पर भी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसमें विक्षेपक बल की स्पष्ट भूमिका है। इसके बाद प्रचलित पवने हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो सागरों के ऊपर चलने वाली पवने अपने साथ जल को बहाकर ले जाती है। वास्तव में विश्व की अधिकांश जलधाराएं अस्थायी पवनों का अनुसरण करती है, जैसे कि व्यापारिक पवने। पूरब से पश्चिम के कारण भूमध्य रेखीय धाराएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम एवं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पछुआ पवने इनके प्रवाह दिशा के अनुरूप पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मतलब कि गर्म धारा, ठंडी धारा और प्रचलित जो पवने हैं, इनकी दिशा कैसी होती है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये भूखंड है, ये समुद्र है, ये भूखंड है। क्या होता है, ये पश्चिमी मतलब कि अप्रवाह है और यहां से ये पछुआ पवने हैं, ये वाला, और ये सनमार्गी पवने हैं, यहां से मतलब कि पास होती हैं। ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, ठीक है, और ये मतलब कि विरुद्ध विषुवतीय धारा है। दिशा एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। ये सनमार्गी पवन है, ये वाला जो दिशा है, और ये पछुआ पवने हैं, इस तरह से। ठीक है, तो गर्म धारा, ठंडी धारा और जो प्रचलित पवने हैं, आप इसको एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है वायुदाब। तो देखिए, एयर प्रेशर, जहां वायुदाब अधिक होता है वहां जल का जो तल होता है, जो जल का सरफेस होता है, वो नीचा रहता है। जहां वायुदाब प्रेशर अधिक होगा वहां जल का जो लेवल होगा वो नीचे रहेगा, जबकि कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जो जल है उसका जो तल है वो ऊंचा रहता है। इससे ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती है। यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊंच से नीचे की ओर जो है जल धाराएं चलने लगती है, और ये स्वाभाविक भी है। समुद्र तल पर प्रति वर्ग इंच क्षेत्र पर प्राय वायु का दबाव लगभग 15 पाउंड होता है और इसके कारण जल धाराएं उत्पन्न होती है। इसके बाद है वाष्पीकरण एवं वर्षा। वाष्पीकरण एवं वर्षा, देखिए, जिन सागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है उनका तल नीचे रहता है, जबकि अधिक वर्षा वाले सागर का तल अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। इसीलिए ऊंचे जल तल की ओर से धाराएं निम्न जल तल की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। भूमध्य रेखीय जल धाराएं अधिक वर्षा के कारण ही उत्पन्न होती हैं और इसी प्रकार ध्रुवीय भागों में वाष्पीकरण कम होता है। हिम पिघलने से, बर्फ पिघलने से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ध्रुवीय भागों से जल धाराएं चलने लगती है। इसके बाद है घनत्व प्रवणता। तो घनत्व प्रवणता के बारे में अगर बात करें तो जिन सागरों में लवणता कम होती है उनका घनत्व कम होता है तथा जल धाराएं अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवों से चलने वाली जल धाराएं इसका अच्छा उदाहरण है। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व
कम रहता है, इसीलिए जल स्तर ऊंचा रहता है। तापमान में अंतर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। देखिए, अधिक ताप के कारण जल गर्म होकर फैलता है। अधिक ताप के कारण जल जो है गर्म होकर फैलता है तथा आयतन में वृद्धि के कारण आगे बढ़ने लगता है, जबकि कम ताप में जल ठंडा होकर सिकुड़ता है। इस कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जल धाराएं चलने लगती है। इसके बाद है महाद्वीपीय तटीय बांध। जब जल धाराओं के मार्ग में स्थलीय भाग आ जाते हैं तो जल धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ब्राजील जल धारा की उत्पत्ति का जो कारण है वो तटीय भाग ही है। पुनः कैरिबियाई द्वीपों के जो कैरिबियाई द्वीप हैं इनके निकट भी इस प्रकार के कई जलधाराओं का जन्म होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से अगर बात करें, कोरियोलिस बल होता है, जो फोर्स होता है, इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जो धाराएं हैं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। किस कारण? कोरियोलिस बल के कारण। महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जहां इनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। महासागरीय धाराओं की जो प्रकृति है, देखिए, प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं, द करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रशांत महासागर की धाराओं को दो भागों में बांटा गया है। जो धाराएं भूमध्य रेखा के उत्तर में है उन्हें उत्तरी प्रशांत महासागरीय, याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो है धाराएं कहते हैं, तथा जो धाराएं भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती हैं उन्हें दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं, इसके बारे में अगर बात करें, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो ये भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा जो होता है, भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर की जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं कहते हैं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण की जलधाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी जलधाराओं का विभाजन 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। हिंद महासागर की जो धाराएं हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो हिंद महासागर की जल धाराएं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के धाराओं से भिन्न हैं। ये धाराएं मानसूनी पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर जबकि शीतकाल में दक्षिण की ओर चलती हैं और प्रत्येक 6 महीनों में ये अपनी दिशा बदल लेती हैं। लेकिन इनमें से कुछ धाराएं ऐसी हैं जो अस्थायी और वर्ष सालों भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं, जैसे कि भूमध्य रेखीय जलधारा, याद रखिएगा। और इस प्रकार हिंद महासागर की धारा को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अस्थायी धाराएं, दूसरा है अस्थायी धाराएं। अस्थायी धाराओं के बारे में अगर बात करें तो अस्थायी धाराओं के अंतर्गत भूमध्य रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा और अगुलहास जो धारा है ये आती हैं। और अस्थायी धाराओं के अंतर्गत मानसूनी प्रवाह आते हैं, मानसून ड्रिफ्ट आते हैं। मानसून प्रवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह और दूसरा होता है शीतकालीन मानसूनी प्रवाह। महासागरीय धाराओं के जो प्रकार हैं इसके बारे में अगर बात करें तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला है दिशा, गति और आकार के आधार पर, दूसरा है तापमान के आधार पर और तीसरा है गहराई के आधार पर। तो दिशा, गति और आकार के आधार पर अगर बात करें तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, प्रवाह धारा, विशाल धारा। तापमान के आधार पर अगर बात करें तो इसके 2 वर्ग हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। और गहराई के आधार पर अगर बात करें तो सतही जलधारा और गहरी जलधारा है। तो दिशा, गति और आकार के आधार पर धारा के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो पहला ड्रिफ्ट। प्रवाह क्या है? जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर, पवन की गति से प्रेरित होकर न्यून गति से आगे की ओर गतिमान होता है। याद रखिएगा, जो प्रवाह है, जो सागरीय सतह का जो जल होता है, सागर के जो जल होते हैं, ये पवन के वेग से प्रेरित होकर क्या होते हैं, न्यून गति से धीमी गति से आगे की ओर गतिमान होते हैं, तो उसे प्रवाह कहते हैं। और इसकी गति और दिशा दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और इसके सर्वोत्तम जो उदाहरण है वह है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद धारा के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जब सागर के अंदर धरातलीय जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो उसे जल धारा कहते हैं। और इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है।
ब्राजील धारा, वेनेजुएला धारा तथा पेरू की धारा इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है विशाल धारा। जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है। गल्फ स्ट्रीम इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद गहराई के आधार पर धारा की जो प्रकार है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊपरी अथवा सतही जलधारा, ऊपरी अथवा सतही जलधारा जो सरफेस वाटर करंट है, इसके बारे में अगर बात करें तो महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। दूसरा है गहरी जलधारा, डीप वाटर करंट्स। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। महासागरीय जल का 90% जो हिस्सा है वो गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण जल नीचे की ओर बैठता है। ठीक है। इसके बाद तापमान के आधार पर धारा के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है गर्म जलधाराएं और दूसरा है ठंडी जलधाराएं। देखिए, गर्म जलधाराओं के बारे में अगर बात करें तो जो गर्म जलधाराएं हैं वे जलधाराएं जो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं, उन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं। ये प्रायः निम्न अक्षांश यानी ध्रुवों की ओर में, निम्न अक्षांश यानी ध्रुवों की ओर से क्या होता है, उष्ण कटिबंधों से, निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंध से जो है उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंध की ओर चलती है। तो ये इनका दिशा क्या होता है, तो याद रखिएगा, निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण यानी गर्म से ठंडे क्षेत्र की ओर। ठीक है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान ये बढ़ा देती हैं। गर्म जल धारा है, जिन क्षेत्रों में जाएंगी वहां का टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं, पहला है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। यह गर्म जलधारा है। उत्तरी जो भूमध्य रेखीय धारा है गर्म जलधारा है, जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। इनकी उत्पत्ति व्यापारिक पवनों के कारण होता है। इनकी उत्पत्ति व्यापारिक जो पवन है इनके कारण होता है। यह जलधारा मध्य अमेरिका के तट से प्रारंभ होकर पूर्वी एशिया की ओर प्रवाहित होती है। मोटे तौर पर यह जलधारा मैक्सिको से प्रारंभ होकर फिलीपींस द्वीप समूह पर जो है समाप्त होती है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास टकराने पर यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है। और एक शाखा जो होता है उत्तर की ओर मुड़ जाती है और जिसे क्यूरोसियो जलधारा कहते हैं, और दूसरी जो शाखा है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा का जन्म होता है। भूमध्य रेखीय जलधारा वर्ष भर जो है, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा वर्ष भर जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है वर्ष भर। और यह जलधारा जब फिलीपींस की ओर बढ़ती है तो इसके दाहिनी ओर छोटी छोटी कई धाराएं निकलती हैं, जो स्थानीय द्वीपीय नामों से इनको जाना जाता है। प्रमुख गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर की, तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। जो प्रशांत महासागर के गर्म महासागरीय धाराएं जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसीय जलधारा, जापान की काली धारा जिसे कहते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुशिमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा यानी न्यू साउथ वेल्स धारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। इसके बाद अटलांटिक महासागर जो है, इसकी जो गर्म महासागरीय जो धाराएं हैं, पहला है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, मतलब कि अंटाइल्स या एंटिलीज धारा और एल नीनो धारा। हिंद महासागर की जो धारा है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है। इसके बाद है मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा और ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, और इसके बाद मेडागास्कर धारा। देखिए, दूसरा है प्रति भूमध्य रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट।
इसके बारे में अगर बात करें तो यह जलधारा उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराओं के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यह गर्म जलधारा है, पूर्वी द्वीप समूह से प्रारंभ होकर यह मध्य अमेरिका तक जाती है और पनामा के खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस जलधारा के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, उत्तरी तथा दक्षिणी धाराएं। ये धाराएं पूर्वी द्वीप समूह के पास अधिक मात्रा में जल एकत्र कर देती है, जिससे जल स्तर ऊंचा हो जाता है। इसके बाद है दूसरा, भूमध्य रेखीय जलधाराएं। ये धाराएं फिलीपींस द्वीप समूह से टकराकर वापस लौटती हैं, इससे प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा का जन्म होता है। इसके बाद है क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा यह गर्म जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जापान के तट के सहारे बहती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप समूह के पास उत्तर की ओर मुड़ जाती है और क्यूरोसियो के नाम से जानी जाती है। 35 डिग्री अक्षांश के पास यह पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाती है तथा 40 डिग्री के ऊपर इसकी दिशा पूर्णतः जो है पूर्वी हो जाती है। यहां से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है, और इसीलिए इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं। इसका रंग गहरा नीला होता है, इसीलिए जापानी लोग इसे जो है काली धारा, ब्लैक स्ट्रीम भी कहते हैं। और क्यूराइल द्वीप समूह के पास यह जलधारा क्यूराइल नामक जलधारा से मिल जाती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट है सुसीमा धारा, ठीक है। सुसीमा यह गर्म जलधारा है। सुसीमा जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति क्यूरोसियो धारा से होती है। किस धारा से? क्यूरोसियो। क्यूरोसियो की एक शाखा जापान सागर में चली जाती है और कोरिया तथा जापान के बीच ये प्रवाहित होने लगती है और यह जलधारा भी पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होती है। इसके बाद है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी जापान के पास से पूरब की ओर मुड़ जाती है। इस समय इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है तथा गर्म जलधाराओं की श्रेणी में आती है। अमेरिका के पास पहुंचकर यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है जिसे अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चली जाती है जिसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहते हैं। अलास्का की जो धारा है इसके बारे में अगर बात करें तो यह गर्म जलधारा है जो उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी प्रशांत प्रवाह के उत्तरी शाखा से होती है। यह जलधारा अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है, इसीलिए इसे अलास्का की धारा कहते हैं और आगे चलकर यही धारा फिर से उत्तरी प्रशांत प्रवाह में विलीन हो जाती है। इस जलधारा के गर्म होने के कारण अलास्का का दक्षिणी पश्चिमी तट शीतकाल में भी अधिक ठंडा नहीं हो पाता है, इसी कारण। इसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं इसके बारे में अगर बात करें तो पहला है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, देखिए यह जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो धारा है यह गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह धारा जब दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है तो मार्ग में कई बार इस धारा के बाईं ओर छोटी छोटी कई जलधाराएं निकलती हैं। इस जलधारा की गति कभी भी समान नहीं होती है। इसकी औसत गति 20 नॉटिकल मील प्रतिदिन होता है, लेकिन कभी कभी यह एक दिन में 100 नॉटिकल मील की दूरी जो है तय कर लेती है। पश्चिम में यह न्यू गिनी द्वीप के पास 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर विपरीत भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चलकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। इसके बाद है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है यह गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है, इसीलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। इस जल धारा के कारण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का तट सदैव गर्म बना रहता है। तस्मानिया द्वीप के पास इस जल धारा का कुछ हिस्सा न्यूजीलैंड के तट के सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाता है और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाता है, जबकि अधिकांश भाग पश्चिमी प्रवाह के शीतल जलधारा में मिल जाता है। एल नीनो के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा एल नीनो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी लगभग 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर पेरू के तट के पास पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म जलधारा विकसित हो जाती है। पेरू के पास ठंडी जलधारा के स्थान पर क्या होता है, गर्म जलधारा जो है विकसित हो जाती है, इसे ही एल नीनो कहते हैं।
ठंडे जल के, ये कब होता है, 3 से 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। और ठंडे जल के स्थान पर गर्म जल के आ जाने के कारण क्या होता है कि मछलियों का जो भोजन होता है प्लैंकटन, ये कम हो जाता है, उनकी संख्या भी बहुत कम हो जाती है। एल नीनो के कारण मछलियां की जो संख्या है कम हो जाता है। एल नीनो का प्रभाव पूरे विश्व की जलवायु में परिवर्तन ला देता है। इससे पेरू में भयंकर तूफान आते हैं, निरंतर मूसलाधार जो है वर्षा से विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। इससे भारत के मानसून वर्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धारा है, पहला है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, इसके बारे में अगर बात करें तो यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में अफ्रीका के, याद रखिए, अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर मध्य अमेरिकी तट की ओर चलती है। इस जलधारा की उत्पत्ति में पृथ्वी के घूर्णन तथा व्यापारिक पवनों का प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसीलिए यह पूरब से पश्चिम की ओर यह जलधारा चलती है। यह गर्म जलधारा है। कैरिबियन सागर में पहुंचने के बाद यह जलधारा दो भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर चलकर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद है फ्लोरिडा धारा। ठीक है, याद रखिए कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा जो है मतलब कि ठंडी है। ये यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे आपका जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है ये क्या है, तो ये गर्म जल धारा है। फ्लोरिडा जो धारा है ये किस प्रकार की धारा है, तो गर्म और ठंडा जो जल धारा है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्लोरिडा जो धारा है, जो फ्लोरिडा करंट है, यह इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा की यह एक शाखा है जो मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है, उसे फ्लोरिडा जल धारा कहते हैं। यह धारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच प्रवाहित होती है और यह जो है जलधारा समुद्री सतह से 3 किलोमीटर गहरी और 54 किलोमीटर से अधिक चौड़ी है। ठीक है, 54 किलोमीटर में ये चौड़ी है। इसकी गति 27 मील प्रति या 72 मील प्रतिदिन है। इस जलधारा की उत्पत्ति व्यापारिक हवाओं और घनत्व प्रवणता के द्वारा होती है। इसके बाद है गल्फ स्ट्रीम। इसे खाड़ी की धारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा प्रायद्वीप के समीप होती है। पहले यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। पुनः हैलिफैक्स के दक्षिण से इसकी प्रवाह दिशा पूरब की ओर हो जाती है। यहां से पछुआ पवने इस जलधारा को यूरोप की ओर ले जाती है। 45 डिग्री देशांतर के पास इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाती है, जिससे इसका नाम उत्तर अटलांटिक प्रवाह हो जाता है। यह गर्म जलधारा है। अलग अलग स्थानों पर इसकी गति अलग अलग होती है। न्यूयॉर्क शहर के पास इसकी गति 72 मील प्रतिदिन होती है। पूरब की ओर मुड़ते समय यह 30 मील प्रतिदिन की गति से बहती है और गल्फ स्ट्रीम के उत्तर पश्चिम में लेब्राडोर और उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधाराएं बहती है। पूर्वी भाग में सारगैसो एक शांत सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के बारे में अगर बात करें तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर यह कई धाराओं में बढ़ जाती है। यहीं से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति मानी जाती है। यह एक गर्म जलधारा है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है और आगे चलकर यह धारा 4 शाखाओं में बढ़ जाती है। यह शाखा पूर्वी ग्रीनलैंड धारा में मिल जाती है और दूसरी शाखा आइसलैंड के पास बहती है, जिसे इरमिंगर धारा कहते हैं। इरमिंगर। तीसरी शाखा स्पेन, अजोरस आदि के तटीय क्षेत्रों में बहती है, जिसे नॉर्वे की गर्म जलधारा, और चौथी शाखा किनारी द्वीप के पास से बहती है, जिसे किनारी की शीतल जलधारा कहते हैं। इसकी एक शाखा बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे रेनेल की शीतल जलधारा कहते हैं। इसके बाद है नॉर्वे धारा, नॉर्वे करंट। उत्तर अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा जो है उत्तर की ओर नॉर्वे के पास से बहती है। इसे जो है यहाँ नॉर्वे धारा कहते हैं। स्कैंडिनेविया तट से आगे बहती हुई ये जलधारा जो है स्पिट्सवर्जन द्वीप तक पहुंचकर ध्रुवीय समुद्र में ये जो है विलीन हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं। दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराएं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, यह गर्म जलधारा है और पूरब से पश्चिम की ओर यह प्रवाहित होता है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका की ओर बहती है। तो दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट से यह प्रारंभ होता है, दक्षिणी
अमेरिका की ओर ये बहता हुआ आगे बढ़ता है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराकर यानी ब्राजील के पास ये टकराकर यह जलधारा कई शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा जो है उत्तर की ओर जिसे उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा कहते हैं, इसमें मिल जाती है, और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा की उत्पत्ति व्यापारिक पवनों के प्रभाव कारण होती है। और इसके बाद है ब्राजील धारा, ये गर्म जलधारा है। ब्राजील धारा गर्म जलधारा है, उत्तर से दक्षिण की ओर ब्राजीलियन तट के अनुरूप बहती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के ब्राजील तट यानी सनरॉक से टकराने के कारण होती है। यह धारा ब्राजील के पूर्वी तट के किनारे प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे ब्राजील की धारा कहते हैं। यह धारा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पहुंचने पर यहां दक्षिण दिशा से आर ही फॉकलैंड ठंडी हवा का जो है ब्राजील धारा में विलीन हो जाती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद प्रति भूमध्य रेखीय धारा, यह जलधारा अटलांटिक महासागर के बीचों बीच भूमध्य रेखा के पास बहती है। यह जलधारा उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधाराओं के बीच पश्चिम से पूरब की ओर जो है प्रवाहित होती है, जबकि दोनों भूमध्य रेखीय धाराएं पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसी कारण इसे प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा कहते हैं। प्रति भूमध्य रेखीय धारा मध्य अमेरिका से अफ्रीका के पास पहुंचती है तो वहां जल की अधिकता हो जाती है और मध्य में एक प्रति जलधारा यानी काउंटर करंट का निर्माण होता है। इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जब यह गर्म जलधारा बेंगुआला यानी ठंडी धारा से मिलती है तो वहां घना जो है मतलब कि घना कुहरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराएं, पहला दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो धारा है यह जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका के बीच में बहती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका के बीच में बहती है। यह गर्म जलधारा है तथा पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। मेडागास्कर के पास यह धारा कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसमें से एक धारा उत्तर जबकि दूसरी दक्षिण की ओर चली जाती है। दक्षिण की ओर चलने वाली धारा को अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। इस जलधारा की उत्पत्ति का जो कारण है वह है व्यापारिक पवने। दूसरा प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा, काउंटर करंट। प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा जो है यह जलधारा भूमध्य रेखा पर बहती है। यह गर्म जलधारा है तथा पश्चिम से पूरब की ओर यह प्रवाहित होती है। इस धारा की उत्पत्ति पूर्वी मानसून तथा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के कारण होती है। यह धारा दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा के प्रवाह के समय उत्पन्न नहीं होती है। मुंजाबिक धारा जो होता है यह गर्म जलधारा है। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर यह बहती है। यह जलधारा मुंजाबिक जलधारा, यह धारा मुंजाबिक देश के तट से या तट के सहारे बहती है, इसीलिए इसे मुंजाबिक धारा भी कहते हैं। इस जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो जलधारा इसके कारण होती है। मुंजाबिक धारा जो है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास अगुलहास धारा में मिल जाती है। इसके बाद है मेडागास्कर धारा। मेडागास्कर धारा गर्म जलधारा है और मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी भाग से बहती है, इसीलिए इसे मेडागास्कर जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा से होती है। मेडागास्कर के दक्षिण में यह जलधारा मुंजाबिक धारा में मिल जाती है, जहां इसे अगुलहास की धारा कहते हैं। अगुलहास की जो धारा है यह गर्म जलधारा है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर यह बहती है और इस जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और मेडागास्कर जलधारा के संयुक्त प्रभाव से होती है। इस जलधारा का प्रारंभ 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास होता है और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पूरब की ओर अंटार्कटिक प्रवाह में यह मिल जाती है। इस जलधारा का कुछ जल उत्मास अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है और यह जल जो जलधारा है बेंगुआला जलधारा में मिल जाती है। इसके बाद शीतकालीन मानसून प्रवाह, उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून जलधारा है यह गर्म जलधारा है। शीतकालीन मानसूनी पवनों के कारण यह उत्पन्न होती है। यह जलधारा भूमध्य रेखा के उत्तर में याद रखिएगा बंगाल खाड़ी से होकर उत्पन्न मतलब कि बंगाल खाड़ी से उत्पन्न होकर अरब सागर की ओर चलती है। यह धारा इन्हीं हवाओं का अनुसरण करती है। यह जलधारा अरब सागर के आगे अफ्रीका तक जाती है। इसके बाद ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह या दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है जो अरब सागर से प्रारंभ होकर भारतीय तट के सहारे बंगाल के खाड़ी की ओर बहती है, याद रखिएगा। और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ग्रीष्म ऋतु में मानसून की भी यही दिशा होती है। बंगाल के खाड़ी के आगे अगर बात करें तो याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी के आगे
यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह की ओर चली जाती है। कहां पर? पूर्वी द्वीप समूह की ओर। वास्तव में यह उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह का ही परिवर्तित रूप है। इसके बाद है ठंडी जलधाराएं, कोल्ड करंट्स। वे जलधाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं, इन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ये प्रायः उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, याद रखिएगा। और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान कम कर देती हैं, तापमान में कमी कर देती हैं। प्रमुख ठंडी महासागरीय जो धाराएं, जैसे प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं, पहला है क्यूराइल जलधारा या ओयासिवो धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, ये सभी ठंडी जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की धारा है। इसके बाद है अंटार्कटिक प्रवाह और ओखोटस्क धारा। अटलांटिक महासागर की जो धारा है, लेब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, एरमिंगर धारा है, केनारी है, फॉकलैंड धारा है। और जो हिंद महासागर की जो ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सुमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और इसके बाद अंटार्कटिक प्रवाह। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं, जैसे पहला क्यूराइल धारा, इसके बारे में अगर बात करें क्यूराइल धारा के बारे में, तो यह ठंडी जलधारा है। क्यूराइल धारा ठंडी जलधारा, इसे ओयासियो धारा भी कहते हैं। यह जलधारा जो है, ये जो करंट है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। क्यूराइल जलधारा बेरिंग जल संधि से प्रारंभ होकर साइबेरिया के पूर्वी तट के सहारे बहती है। यह जलधारा अपने साथ आर्कटिक सागर से ठंडा जल एवं बर्फ की बड़ी बड़ी हिमशैलें बहाकर लाती है। यह क्यूरोसियो जलधारा से मिलकर जो है कोहरा उत्पन्न करती है। ओखोटस्क सागर में इसे ओखोटस्क जलधारा कहते हैं। इसके बाद है कैलिफोर्निया धारा। यह ठंडी जलधारा है जो मतलब कि यह जो है ठंडी जलधारा है जो और भूमध्य रेखा की ओर ये प्रवाहित होती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह की दक्षिणी शाखा से इसकी उत्पत्ति होती है। ये जलधारा अमेरिका के पश्चिमी तट, विशेषकर कैलिफोर्निया के खाड़ी के निकट बहती है, इसीलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा भी कहते हैं। और वास्तव में यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह का ही आगे का भाग है जो व्यापारिक पवनों के कारण विकसित होता है। यह धारा आगे चलकर उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इससे ठंडी जलधारा के कारण मैक्सिको का पश्चिमी भाग ग्रीष्म काल में भी जो है अधिक गर्म नहीं हो पाता है और इसी के प्रभाव से कैलिफोर्निया के शीतल मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धाराएं, जैसे पहला पेरू की धारा, ये ठंडी जलधारा है। पेरू की जो धारा है ये ठंडी जलधारा है और ये दक्षिणी ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। ये जलधारा दक्षिण अमेरिका के पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में बहती है, इसीलिए इसे पेरू की धारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत प्रवाह या अंटार्कटिक प्रवाह से होती है। अंटार्कटिक प्रवाह जब दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर पहुंचता है तो केप हॉर्न से टकराता है, केप हॉर्न से, जिसे इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है जो पेरू की धारा कहलाती है। इस जलधारा का पता हम्बोल्ट नामक भूगोलवेता ने लगाया था, इसीलिए इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसकी गति 27 किलोमीटर प्रतिदिन होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर होती है। यह जलधारा आगे चलकर दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद है अंटार्कटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, ये महासागर के समान दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी पश्चिम से पूरब की ओर ठंडी जलधारा जो है ये प्रवाहित होती है। तो इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, ठंडी जलधारा है, जिसे अंटार्कटिक प्रवाह या दक्षिणी प्रशांत धारा भी कहते हैं। यह जो ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी ध्रुव महासागर में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, वास्तव में यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या अंटार्कटिक प्रवाह का ही जो है अंग है। इस जलधारा की उत्पत्ति पछुआ पवनों के कारण होती है, याद रखिएगा। यह जलधारा 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के पास स्थल के अभाव में अत्यधिक तेज गति से प्रवाहित होती है। दक्षिणी अमेरिका के पास इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा पेरू की धारा के नाम से जानी जाती है तो दूसरी अटलांटिक महासागर में चली जाती है। इसके बाद है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं, पहला किनारी धारा। किनारी धारा क्या है? तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा स्पेन,
पुर्तगाल और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती हुई किनारी द्वीप के समीप जो है पहुंचती है। किनारी द्वीप कहां पर है आप लोकेट कर लीजिएगा, मैप को उठाइए, लोकेट कीजिए। इसीलिए इसे किनारी जलधारा कहते हैं। यह धारा अंत में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इसकी प्रवाह दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और इस जलधारा की जो गति होता है 10 से 15 किलोमीटर जो है 10 से 45 किलोमीटर प्रतिदिन होता है। इसके बाद है लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग एवं लेब्राडोर प्रायद्वीप के तटीय भाग में प्रवाहित होने वाली धारा को लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति बैफिन की खाड़ी से होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई यह धारा न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिल जाती है। इस जलधारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहकर आते हैं। जब ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिलते हैं तो न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा छा जाता है। इसके बाद है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। यह ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण की ओर ये जलधारा बहती है, इसीलिए इसे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं। यह जलधारा उत्तरी ध्रुव सागर से उत्पन्न होती है और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। इसके बाद है एरमिंगर धारा। यह ठंडी तथा अति सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जलधारा है जो आइसलैंड के पूर्वी किनारों से बहती है। इसे पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहते हैं। यह जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। इसके बाद है रेनेल जलधारा। रेनेल किनारी जलधारा का जल बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करता है तो उसे रेनेल जलधारा कहते हैं। इस प्रकार उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं किनारी धारा मिलकर जो है, याद रखिए किनारी धारा मिलकर क्या करता है, किनारी धारा मिलकर प्रशांत महासागर में एक गोलाकार स्वरूप बनाती है। इसके मध्य शांत सार्गेसो सागर स्थित है तथा चारों तरफ ये जल धाराएं प्रवाहित होती है। इसके बाद है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं, जैसे पहला फॉकलैंड धारा, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये इसकी जो दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर ये जलधारा बहती है और ये जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्थित फॉकलैंड द्वीप के पास से बहती है, इसीलिए इसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अंटार्कटिक प्रवाह से होती है। फॉकलैंड जलधारा जो है अपने साथ बड़े से बड़े बर्फ के मतलब कि टुकड़े बहाकर लाती है, जिससे दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट ठंडा रहता है। यह जलधारा उत्तर की ओर चलकर ब्राजील धारा में मिल जाती है। दूसरा है बेंगुआला धारा। बेंगुआला धारा जो है यह ठंडी जलधारा है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे ये बहती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट किनारों पर जो है किनारे पर बेंगुआला एक स्थान का नाम है। इसी के नाम पर इस धारा को बेंगुआला धारा कहते हैं। इस धारा की उत्पत्ति अंटार्कटिक प्रवाह के अफ्रीका तट से जो है टकराने के कारण होती है। इसमें अंटार्कटिक प्रवाह का शीतल जल मिल जाता है, इसीलिए यह बहुत ठंडी होती है। उत्तर की ओर चलकर गिनी की खाड़ी के पास यह जलधारा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। इसके बाद है अंटार्कटिक प्रवाह। अंटार्कटिक प्रवाह जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर के दक्षिण में चलने वाली विशाल जलधारा को अंटार्कटिक प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह अधिक चौड़ा होता है। इसका जल अति ठंडा होता है। पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसके मार्ग में स्थलीय भाग नहीं है। इसके मार्ग में यानी इसके रास्ते में कोई स्थलीय भाग नहीं है, इसलिए यह प्रवाह अपेक्षाकृत तीव्र होता है। कोई रुकावट नहीं पैदा होता, इसलिए तीव्र होता है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है। इसके बाद हिंद महासागर की धाराएं। पहला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यह ठंडी जलधारा है तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसकी उत्पत्ति अंटार्कटिक प्रवाह से होती है। यह जलधारा अंत में दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है अंटार्कटिक प्रवाह। यह भी एक ठंडी जलधारा है। इसका जो प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। वास्तव में जो जलधारा अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है वहीं आगे चलकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह 40 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में चलने वाली अत्यधिक चौड़ी जलधारा है जो पछुआ पवनों के प्रभाव से अधिक तेज गति से चलती है, क्योंकि मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। यही जलधारा आगे चलकर दक्षिण प्रशांत प्रवाह में मिल जाती है। इसके बाद सोमाली जलधारा। सोमाली जो जलधारा है ठंडी जलधारा है। मई माह तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा की उत्पत्ति होती है। तब उष्णता का प्रभाव सोमालिया के तटवर्ती क्षेत्रों में भी होता है। गर्मी के कारण सतह का जल फैलकर उत्तर और पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है
तथा सापेक्षतः नीचे का जो शीतल जल सतह है इस पर आकर सोमाली तट के समानांतर उत्तर की ओर ये प्रवाहित होने लगता है। धाराओं का प्रभाव एवं महत्व। तो धाराओं के प्रभाव और जो महत्व है इसके बारे में अगर बात करें तो पहला जो प्रभाव या जो महत्व है, धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का एक प्रयास है। यह गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग के तापमान में कमी कर देती हैं। जैसे वहां का मौसम शुष्क और आर्द्र हो जाता है, जैसे अटकामा मरुस्थल पेरू जलधारा के प्रभाव में निर्मित एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। दूसरा है, गर्म धाराएं अपने साथ आने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती हैं, जैसा कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती हैं, जिससे वहां पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है। वहां वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, जबकि ठंडी धाराएं तटीय भाग में शुष्क दशाएं निर्मित करती हैं, जिनके कारण वहां मरुस्थलों का निर्माण होता है, जैसे कि बिंगुयाला धारा के कारण कलाहारी और फॉकलैंड धारा के कारण पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठंडी धाराएं अपने साथ जो है पलावी हिमशैल लाती हैं, जो ताजे पानी का विशाल भंडार है, परंतु ये हिमशैल जलयानों के लिए खतरा भी उत्पन्न करते हैं, जैसा कि लेब्राडोर धारा। याद रखिएगा, लेब्राडोर जो धारा है इसके द्वारा लाए गए पलावी हिमशैल से टकराकर टाइटेनिक जहाज डूब गया था। पलावी जो हिमशैल होता है ना, बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, ठीक है, मार्ग में पड़ जो जहाज के मार्ग में पड़कर इनके लिए बहुत बाधा का काम करते हैं, इनके लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद ये धाराएं अपने साथ जो है प्लवकों को भी लाती हैं, जो मछलियों का मुख्य आहार है, तथा जहां ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं वहां प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएं निर्मित होती हैं, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड के समीप ठंडी लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलने से इस क्षेत्र में ग्रांड बैंक का और जॉर्ज बैंक जैसे मत्स्य क्षेत्रों का विकास हुआ है। पेरू के तट पर एंकोविज मछलियों का वितरण भी एक जो है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा से संभव या संबंध रखता है, क्योंकि ये धाराएं उनके लिए प्लैंकटन लाती हैं। जब एल नीनो यानी गर्म जलधारा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी पेरू धारा सतह के ऊपर नहीं आ पाती, फलस्वरूप यहाँ मत्स्य उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पांचवा जो प्रभाव जो कारण है, गर्म और ठंडी धाराएं आपस में जब मिलती हैं तो तापमान के व्युत्क्रमण की दशाएं बन जाने से घने कुहरे की स्थिति को मतलब कि उत्पन्न कर देती हैं, जिससे जलयानों के आवागमन में बाधा पहुंचती है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। इसके बाद सागरीय धाराएं समुद्र में विशाल महामार्ग की जो है भांति होती हैं और ये समुद्री जलयान समानतः इसकी अनुसरण करते हैं। गर्म जलधाराओं के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के बंदरगाहों पर हिम नहीं जम पाते हैं और वहां जो बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और उनकी शाखाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के अधिकतर बंदरगाह वर्ष भर ओपन रहते हैं। नार्वे जो है इस धारा से सर्वाधिक लाभ की स्थिति में रहता है। रूस का मरमंस्क बंदरगाह ध्रुवीय प्रदेश में होने के बाद भी इस धारा के प्रभाव के कारण वर्ष भर खुला रहता है। इसके बाद है, भारत में मानसून को निर्धारित करने में समुद्री धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सागरीय धाराओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं हैं। सारगैसो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में अवस्थित महासागरीय धाराओं से घिरा सागर है, यानी इसका अपना कोई तट नहीं है। यहाँ अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक लवणता व तापमान मिलता है। इसी के साथ आज का जो सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सागरीय जल में तापमान व लवणता एवं महासागरीय निक्षेप व प्रवाल भित्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।